चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके आधे जो वीडियोस हैं ऑलरेडी, आधे चैप्टर्स हैं ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम जो बचे हुए हमारे टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि श्रीलंका और भारत जो है दक्षिण एशिया के ऐसे दो देश हैं जहाँ पे आज़ादी के बाद से कभी भी लोकतंत्र खतरे में नहीं आई है, सफलतापूर्वक वहाँ पे लोकतंत्र चल रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सी समस्या पढ़ने वाले? देखिए, यहाँ पे ना तो राजतंत्र की समस्या है, ना लोकतंत्र की समस्या है, ना किसी कभी सेना ने किसी तरह का शासन अपने हाथों में लिया है। यहाँ पे श्रीलंका में जो मेन समस्या है वो है जातीय संघर्ष की समस्या। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जातीय संघर्ष किस तरह से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कि भारत जो है 1947 को आज़ाद हुआ था और श्रीलंका जो है बेसिकली 1948 को आज़ाद हुआ था। और आज़ादी से लेकर तब तक लोकतंत्र जो है सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। तो वहाँ पे बेसिकली मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, श्रीलंका की जो राजनीति है, वहाँ पे जो भी सरकार है, वहाँ पे जो सिंघाला पीपल, वहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, दो समुदाय के लोग बेसिकली कह सकते हैं। एक सिंघाला है, दूसरा तमिल है। जो सिंघाला पीपल है, जो हम कहते हैं जो सिंघली है, उन लोगों का राजनीति पर पूरा दबदबा है, पूरी पॉलिटिक्स में उनका कंट्रोल है। और वो लोग हमेशा से ही जो तमिल आबादी के खिलाफ है, क्योंकि उनका मानना है कि जो श्रीलंका है केवल सिंहली लोगों का है। और क्योंकि बहुत सारे जो तमिल है भारत छोड़ के यहाँ पर आकर बस गए थे, इसीलिए वो वहाँ के जो तमिल है वो किसी तरह से उनको कोई भी राजनीतिक कोई भी अधिकार, किसी तरह का कोई जो प्रिविलेज्ड है उन्हें विशेष अधिकार देने को वो तैयार नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है क्या, और आज़ादी के बाद भी बहुत सारे जो तमिल लोग हैं श्रीलंका में आकर बसने लगे और इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी तरह की इनको रियायत नहीं दी जाएगी, जिसके कारण जो तमिल के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। और वो लोग चाहते हैं कि अगर आप उन देश में उसको अलग से अधिकार नहीं दे सकते जो कि सिंघाली लोगों को है, तो उनको एक अलग देश ही बना दिया जाए, अलग राष्ट्र की उन्होंने मांग स्टार्ट कर दी। और जिसके कारण 1983 में, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि 1983 में उन्होंने एक उग्र संगठन, यानी कि उग्र मतलब होता है कि जो अपनी बात शांति से नहीं कह रहा, बात को कहने के लिए उन्होंने शस्त्र उठा लिया, हथियार उठा लिए, क्योंकि इतने सालों से उनके अधिकारों को दबाया गया, उनकी उपेक्षा की गई, उनको हमेशा साइडलाइन किया गया। तो इसीलिए अब उनमें जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। और 1983 में उन्होंने, तमिल वालों ने, उनकी जो पूरी समुदाय है, उन्होंने एक क्या बना ली, उग्र संगठन, जो कि श्रीलंका की जो सेना है उनके साथ सशस्त्र विद्रोह कर रही है। तो लिट्टे का फुल फॉर्म एक नंबर में आता है, तो आपको पता होना चाहिए, उसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तमिल इलम का मतलब कि वो बेसिकली जो अब उन्होंने जो लड़ाई स्टार्ट कर दी है कि हमें एक अलग से देश प्रदान कर दिया जाए जहाँ पे तमिल लोग अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, उनको भी राजनीतिक अधिकार हो, वो भी सरकार में भागीदारी निभा सके। तो श्रीलंका के जो सेना के साथ वो लगातार संघर्ष कर रही है, लड़ाई कर रही है और तमिल वालों के लिए अलग से राष्ट्र की मांग की है। तो पूरे श्रीलंका के अंदर ये भी याद रखना है कि जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इस हिस्से में क्या है, लिट्टो का पूरी तरह से नियंत्रण है, कंट्रोल। और उसी हिस्से को चाहते हैं कि श्रीलंका से अलग करके तमिल वालों को अलग देश प्रदान किया जाए ताकि वहाँ पे अपना वो शांति से विकास कर सके। लेकिन आपको पता है कोई भी देश इस तरह की मांग को कभी भी नहीं मान सकता कि पर्टिकुलर किसी समुदाय को एक अलग राष्ट्र दे दिया जाए अपने देश को कमज़ोर करके। इसीलिए इनके आपस में क्या होती है, लड़ाई झगड़े होते रहते, कई बार अस्त्र इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जो लिट्टे जो ग्रुप है तमिल वालों की डिमांड रही है कि ये जो भारत से संबंधित जुड़ी हुई समस्या है, तो भारत सरकार इसमें अपना एक रोल प्ले करे, श्रीलंका की सरकार से बात करे, उनसे उनके अधिकारों की मांग करे। भारत ने बहुत बार बातचीत करने की कोशिश की है। फाइनली 1987 में जब लिट्टे और वहाँ पे श्रीलंका की सेना के बीच में संघर्ष चल रहा था, तो भारत ने अपने यहाँ से शांति सेना भेजी ताकि समस्या को सुलझाया जा सके, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। लेकिन वहाँ की जनता को कुछ खास पसंद नहीं आया भारत की सेना का वहाँ पे जाना। उन्हें लगा कि भारत उनके जो अंदरूनी मामले हैं उसमें हस्तक्षेप कर रहा है और इसीलिए भारत बिना किसी नतीजे के, बिना कोई कंक्लूजन निकले 1989 में 2 साल के बाद अपनी जो शांति सेना थी उसको वापस ले लिया गया। जिससे कि आपको पता होगा कि जो लिट्टे को लोग हैं, जो तमिल के लोग हैं, जो चाहते थे कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, गुस्सा हो गए थे भारत की सरकार से। और आपको पता होगा कि हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, कहते हैं उनकी मौत में भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है,
क्योंकि जब राजीव गांधी उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे और बिना कोई निष्कर्ष निकाले, बिना किसी समस्या का समाधान किए जब उन्होंने अपनी सेना वापस बुला ली, तो तमिल लोगों को लगा कि भारत सरकार ने उनकी मदद किए बिना ही बीच में ही सारी चीज़ों को उन्होंने खत्म कर दिया और भारत सरकार के प्रति उनका गुस्सा बढ़ गया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 1987 में शांति सेना भेजी और 1989 में बिना किसी निष्कर्ष के वापस भी बुला लिया गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच में बहुत सारे देश ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जिसमें आपको याद रखना है नॉर्वे और आइसलैंड, ताकि दोनों जो ग्रुप है वो शांति से बातचीत कर सके और इस समस्या को सुलझा सके। फाइनली 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया और देश में शांति व्यवस्था बहाल की गई। लेकिन देखिए, इतने सालों से जातीय संघर्ष होने के बावजूद जो श्रीलंका है उसकी हम बात करें तो उसका जीडीपी बहुत ज़्यादा दक्षिण एशिया देशों में श्रीलंका पहला देश है जिसने उदारीकरण की नीति अपनाई। जनसंख्या कंट्रोल पे नियंत्रण उसने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। तो वहाँ पे उत्पादन, प्रोडक्शन, जीडीपी, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और साथ ही साथ डेमोक्रेसी सक्सेसफुल वहाँ पे चल रही है। तो ये जो श्रीलंका की जो प्रॉब्लम थी वो जातीय संघर्ष की है, लोकतंत्र राजतंत्र की नहीं है। एक नंबर में क्वेश्चन आया था कई बार कि उस टाइम पे आज़ादी के बाद उस टाइम पे श्रीलंका का नाम श्रीलंका नहीं बल्कि उसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं श्रीलंका को किस नाम से आज़ादी के बाद जाना जाता था, तो आपको याद रखना है सिलोन के नाम से। तो आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं 1 मार्क्स से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। चलिए अब दूसरी हम बात करते हैं कि दक्षिण एशिया में 2 छोटे छोटे देश है, उनमें भी लोकतंत्र की बहाल के लिए किस तरह समस्या उत्पन्न हुई और कैसे ये छोटे देश, दक्षिण एशिया के ये 2 छोटे देशों है सबसे ज़्यादा द्वीपीय देश, तो इसमें किस तरह से बेसिकली लोकतंत्र को बहाल किया गया। सबसे पहले हम भूटान की बात करते हैं। तो भूटान शुरू से आपको पता है राजतंत्र है, लेकिन फाइनली 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया गया, लेकिन जो अभी भी जो पावर है, जो ज़्यादातर जो डिसीजंस है वो किसके हाथों में है, राजाओं के हाथों में। तो राजतंत्र बन गया और राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा, यानी कि मेन जो भी राजा ही है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट बनाया गया और जो मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि बहुत सारे जो पार्टी है वो यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं और जिस भी पार्टी को अधिक सपोर्ट मिलेगा उसकी सरकार यहाँ पे बनेगी। लेकिन ये सारे जो काम हो रहे हैं वो किसके नेतृत्व में हो रहे, राजा के नेतृत्व में हो रहे, यानी कि इसीलिए इसको कहा गया है संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि संविधान भी है वहाँ पे और राजतंत्र भी है, यानी कि राजाओं का जो डोमिनेशन है वो अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। अब हम बात करते हैं मालदीव, बहुत छोटा सा द्वीपीय देश है। वहाँ पर भी याद रखना है कि 1968 तक सल्तनत मतलब कि राजा का वहाँ पे रूल था। लेकिन देखा जाए, आपको पता है कि जब आस पड़ोस देश में जब डेमोक्रेसी आ जाती है, लोकतंत्र आए थे, वहाँ के जो महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा है तो जनता भी थोड़ी बगावत में आए थे, वो भी अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। 1968 में इसको गणतंत्र बनाया गया और यहाँ की जो शासन की व्यवस्था है, देखिए आपको पता है कि 2-3 तरह की होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री, जिसे हम संसदीय बोलते हैं, एक होती है अध्यक्षत्वात्मक और एक होता है सेमी प्रेसिडेंशियल, अर्ध अध्यक्षत्मक इसे कहते हैं। अब इसमें अंतर क्या है वो 11th में हम बात कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सरकार है, यानी संसदीय व्यवस्था है, तो वहाँ पर जो प्रधानमंत्री होता है वो सबसे पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, और जो राष्ट्रपति होता है उसका नाम मात्र का शासन होता है। जैसे कि भारत में ले लीजिए, भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो सारे जो पावर है, शक्ति है, वो किसके पास है, देश के प्रधानमंत्री के पास। कहने को सारे अधिकार, संविधान में सारे अधिकार राष्ट्रपति को दे रखे हैं, लेकिन उसके नाम पे ही शासन चलाता है, सारे जो साइन होते हैं उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन उन सभी अधिकारों को एक्चुअल में इस्तेमाल कौन करता है, देश का प्रधानमंत्री। लेकिन अगर हम कहते हैं कहीं पे अध्यक्षात्मक प्रणाली सरकार है, तो वहाँ पर जो पावरफुल कौन हो जाता है, देश का राष्ट्रपति हो जाता है। जैसे अपने कई देशों में दोनों प्रधानमंत्री को आप नहीं जानते, जैसे अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका के प्रधानमंत्री कोई भी नहीं जानता, वहाँ पे पावरफुल कौन है, राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया था, कब, 1968 में। लेकिन प्रॉपर डेमोक्रेसी अभी भी यहाँ पर नहीं आई थी। लेकिन फाइनली 2005 में जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया। देखिए, जब बहुदलीय प्रणाली अपना लेते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम अपना लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि देश में फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, जनता को अपनी मर्जी सरकार चुनने का अधिकार होता है, वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। तो जो बहुदलीय सिस्टम है वो कब आया, यहाँ पे जून 2005 में आया।
और यहाँ पर जो मालदीव के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिक्स में दबदबा किसी पार्टी का है तो उस पार्टी का नाम है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ज़्यादातर इलेक्शन में यही जीतती है। 2018 में अभी इलेक्शन हुए थे, उसमें भी इसी पार्टी को जीत हासिल हुई, उसी की पार्टी ने सरकार बनाई। तो ये जो पार्टी है राजनीति में हम कह सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा दबदबा है और हर बार ज़्यादातर इलेक्शन में यही जीतती है। तो यहाँ पे देखा आपने इन छोटे देशों में भी किस तरह से राजतंत्र को समाप्त करके वहाँ पे लोकतंत्र को बहाल किया गया। तो पूरे दक्षिण एशिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक विभिन्नताएं अलग अलग है, राजनीतिक विभिन्नताएं अलग अलग है, लेकिन कोई भी अलग हो, धर्म, जाति, भाषा, लेकिन हर एक नागरिक की कॉमन जो चाह है, जो आकांक्षा है, वो क्या है, लोकतंत्र की है। और इसीलिए सभी देशों में धीरे धीरे करके राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र को बहाल किया गया और आज सक्सेसफुली डेमोक्रेसी ज़्यादातर देशों में चल रही है, अगर अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए। इन सभी देशों की दक्षिण एशिया में बात करें तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और इसके साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हमारा 5th चैप्टर है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किस तरह से आप लोग, और अगर कोई डिमांड है पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।